एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिल गार्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 2 लाख के पार, ओमिक्रॉन के मामले भी 8,000 के पार। देश में कोरोना के हाहाकार के बीच आज एक राहत भरी खबर सामने आई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 13,113 कम हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में भी इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 1,51,740 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और 385 लोगों की मौत हुई है। तीसरी लहर में यह पहली दफा कोरोना केसों में 24 घंटे में कमी देखने को मिली है। अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 16,56,341 हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो यह आंकड़ा 3,52,87,461 पर पहुंच गया है। देश भर में कुल मौतें अब 4,86,451 हो गई हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 8,209 नए मामले सामने आए हैं। बीजेपी ने हरक सिंह को किया पार्टी से बाहर। हरक सिंह का कहना, मेरे मुंह खोलने पर होगा विस्फोट। हरक सिंह रावत को बीजेपी 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर चुकी है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो विस्फोट होगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा है कि उधम सिंह नगर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिला बनाया, उसके बाद कोई जिला नहीं बनाया। उत्तराखंड में क्या मैंने वो अपने लिए किया? उत्तराखंड के लिए किया। मैंने मायावती के साथ रहकर 7 तहसीलें बनाई। हम पिछले 5 साल में नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। मैं लड़ता रहा कि सरकारी कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय मिले। यूपी में पहले चरण से ही भाजपा को बड़ी जीत की उम्मीद। नहीं होगा कृषि कानून विरोधी आंदोलन का असर। पहले 2 चरण की सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में अधिकतर दलों ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अंदरूनी तौर पर आकलन का दौर तेज हो गया है। फिर से 300 पार का नारा दे रही भाजपा का मानना है कि इन 2 चरणों की 113 सीटों में से 83 सीटें जीतेगी। यानी कृषि कानून विरोधी आंदोलन का कोई असर नहीं होगा और पार्टी पिछली बार से कम सीटें नहीं जीतेगी। बताया जा रहा है कि 22 तारीख तक रैलियों पर लगे प्रतिबंध खत्म होने के बाद भाजपा के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में ही डटेंगे और पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ाने का फैसला किया ही नहीं गया था। अयोध्या मुद्दा जरूर है और वह रहेगा। वहां से किसे लड़ाया जाए इसका सही समय पर फैसला हो जाएगा। वहीं पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के असर को भी नजरअंदाज करते हैं। उनका कहना है कि भाजपा में हर जाति का नेतृत्व तैयार होने लगा है और छोड़कर जाने वाले नेता इसी से परेशान थे। वह दूसरी पार्टियों में गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता भाजपा के साथ हैं। कर्नाटक के कॉलेजों में बच्चों को हिजाब पहनने का मुद्दा फिर से गरमाया। कर्नाटक के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राज्य महासचिव नासिर पाशा ने रविवार को आरोप लगाया कि यहाँ के कॉलेज हिजाब के मुद्दे पर अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं, जो कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटक राज्य महासचिव नासिर पाशा ने राज्य के विभिन्न कॉलेजों में प्रचलित हिजाब विवाद के बारे में बयान जारी कर कहा कि कुछ कॉलेज हिजाब के विषय पर अनुचित विवाद पैदा कर रहे हैं और मुसलमानों को मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। नासिर पाशा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में मुस्लिम समुदाय के 6 छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश से वंचित किया गया और उन्हें बाहर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंगलुरु के एकला में पोम्पेई कॉलेज के कुछ छात्र भगवा शाल पहनकर कॉलेज आए और हेडस्कार्फ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। पाशा ने कहा कि इसी तरीके का विवाद चिकमंगलुरु के कोम्पा के गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास कॉलेज में देखा गया है।
पाशा ने आगे कहा कि वास्तव में ड्रेस कोड अनिवार्य रूप से केवल SSLC तक ही लागू किए जाते हैं। जब PU या डिग्री कॉलेजों में ऐसा कोई अनिवार्य ड्रेस कोड लागू नहीं है तो ये कहना है कि हेडस्कार्फ की अनुमति नहीं है, एक गलत तर्क है। पाशा ने कहा कि कॉलेज के प्राचार्य द्वारा सिर पर स्कार्फ पहनने छात्रों को कक्षा में प्रवेश से वंचित करना भी एक अत्यंत अनुचित कदम है। अब चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की दी अनुमति। भारतीय चुनाव आयोग ने आयोग की ओर से अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट से मताधिकार की अनुमति दे दी है। इससे पहले आयोग ने 80 साल और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं, विकलांग व्यक्तियों और कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को डाक मत पत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति दी थी। अन्य आवश्यक सेवा मतदाता जो डाक मत पत्र सुविधा का विकल्प भी चुन सकते हैं, उनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, अखिल भारतीय रेडियो, दूरदर्शन, डाक और टेलीग्राफ, रेलवे, BSNL, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा और नागरिक उड्डयन शामिल हैं। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO डॉक्टर S अरुणा राजू से उन्हें पोस्टल बैलेट सुविधा से मतदान का अधिकार देने की मांग की थी। डॉक्टर S अरुणा ने बताया कि पोस्टल बैलेट से मताधिकार के प्रयोग के इच्छुक लोगों को सभी जरूरी विवरण देकर रिटर्निंग अफसर को फॉर्म 12D के द्वारा अर्जी देनी होगी और संबंधित संस्था की तरफ से नियुक्त नोडल अफसर से आवेदन पत्र सत्यापित करवाना होगा। कहा कि पोस्टल बैलेट की सुविधा का आवेदन मतदान की तारीख से 5 दिन पहले संबंधित रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाना चाहिए। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलेट से मताधिकार की सुविधा लेने वालों को पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली NCR में अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत नहीं, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने का आसार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को 7 राज्यों में भीषण ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन शीतलहर की स्थिति रहेगी। हालांकि कुछ राज्यों में यह स्थिति छिटपुट स्थानों पर ही देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ पश्चिम फिर हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। 20 से 22 जनवरी तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश की संभावना है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ के 21 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। IMD ने कहा, चक्रवाती हवा पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग इलाकों में शीतलहर के साथ सुबह शाम घना कोहरा पड़ेगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक ऐसी स्थिति रहने की अनुमान है। वहीं 19 और 20 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा और RSS पर दलितों का अपमान करने को लेकर किया बड़ा हमला, साथ ही सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को दी नसीहत। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि मुद्दों से कैसे बातों को हटाना है, कैसे गुमराह करना है। जैसे मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं, अभी कुछ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई पिछड़ों की, दलितों की बड़ी उपेक्षा हुई। तो या तो राजेश यादव जी बैठे हैं, नीलम यादव जी बैठी हैं, ब्रिजलाल लोधी जी बैठे हैं। ये जानकारी 94 साल पुरानी है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब भाजपा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी तो 94 साल पुरानी है। भाई, जिस कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, RSS में आज तक कोई संघ का प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं हुआ। और ये बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मालूम थी। उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में गए। क्यों गए आप ऐसी पार्टी में जो दलितों पिछड़ों की आज से नहीं, वर्षों से उपेक्षा करती आ रही है? एक बात। दूसरी बात, चुनाव के समय में आपको सामाजिक न्याय याद आ रहा है, चलिए वो भी ठीक बात है। आपकी खुद की बेटी संघ प्रिय मित्रा जी, वो बीजेपी को सामाजिक न्याय के तहत जिता रही हैं और आज समाजवादी पार्टी को सामाजिक न्याय के तहत जिता रहे हैं। तो कम से कम अपनी पुत्री का इस्तीफा दिलवा के उनको ही आप अपने इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में शामिल कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि दलितों पिछड़ों की उपेक्षा के मुद्दे पर मंत्री रहते हुए इन नेताओं को सवाल उठाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उस पीड़ा को देखा है, उस अत्याचार को होते हुए देखा है, वो जुल्म देखा है कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी
जब जाते थे मुसहर बस्तियों में तो वहां पहले शैंपू और साबुन दिया जाता था कि नहला के धुला के बच्चों को खड़े करना, बाबा जी आ रहे हैं। क्यों नहीं बोले ये नेता? हमने देखा उस उपेक्षा को जब देश के महामहिम राष्ट्रपति को राम मंदिर के भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं आवाज उठाई इन लोगों ने? हमने देखा सवर्णों के आरक्षण के सवाल पे एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैंने उस सवाल को उठाया कि दलितों और पिछड़ों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। जब पिछड़ा वर्ग की शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछड़ों का हक मारा गया, उस सवाल को देश के सदन में मैंने उठाया। 21 मुकदमे हुए मेरे ऊपर। क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? संजीत यादव का अपहरण करके जब हत्या हो गई कानपुर में, जब एक पाल समाज के व्यक्ति की सरकार के सारे अधिकारियों के सामने हत्या हो गई, वहां राजेश यादव जी, हम सारे लोग उस परिवार के साथ खड़े हुए। हाथरस में गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। अरुण वाल्मीकि को थाने में पीट पीट के मार दिया गया। इसी रायबरेली में मोहित कुमार को लालगंज थाने में पीट पीट के मार दिया गया। 5 वर्षों तक आप लोगों ने मंत्री रहते हुए एक सवाल नहीं उठाया इन मुद्दों पे, एक सवाल नहीं उठाया। देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। दलित समाज के बस्तियों में जाने से पहले योगी जी शैंपू और साबुन से नहलवा के अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों और दलितों का अपमान तो भाजपा आज से नहीं, सदियों से करती आ रही है। आप गए क्यों उस दल में भाई? उस कीचड़ में क्यों गए आप? यह जानकारी 94 वर्ष पुरानी है। तो इसलिए चुनाव को नकली मुद्दों पर घुमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। शिक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे मिलेगी? इलाज कैसे फ्री मिलेगा? कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी? यह बोलना पड़ेगा आपको और इस पे अपना विजन रखना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगी? कैसे 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? हम तो इस पे बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पे लड़ेंगे। आप कुछ पूछ रही थी। बसपा नेता का भतीजा नहीं दे पाया 50 लाख का हिसाब। चकेरी में कार से बरामद की गई नकदी। बसपा के वेस्ट यूपी के मुख्य सेक्टर प्रभारी शमशुद्दीन रायन का भतीजा अमीन रायन उसकी कार से बरामद 50 लाख रुपए की नकदी का ब्यौरा 24 घंटे बाद भी नहीं दे पाया। चकेरी में नकदी की बरामदगी के बाद शनिवार देर रात तक लेकिन इससे जुड़ा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है। सोमवार को आयकर अफसर उससे दोबारा पूछताछ कर सकते हैं। शनिवार रात चकेरी में पुलिस और स्टैटिक टीम ने उरई निवासी बसपा नेता शमशुद्दीन के भतीजे अमीन की कार से 50 लाख रुपए बरामद किए थे। थाने में पूछताछ के दौरान पुलिस और आयकर अफसरों ने अमीन से दस्तावेज मांगे जिससे पता चल सके कि नकदी कहां से लाई गई है और कहां से ले जा रही थी, लेकिन वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। आशंका है कि नकदी चुनाव में खर्च करने के लिए ले जाई जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए भी टीम जांच कर रही है। नकदी चकेरी थाने में रखी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों के साथ किया वर्चुअल संवाद। की भावनाएं भी अलग अलग हैं। स्वाभाविक रूप से सूर्य देवता एक जीवंत देव हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उन्हें जल का अर्घ चढ़ाते हैं। हम हर प्रकार से मानते हैं कि सूर्य के बगैर तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो मकर संक्रांति के इस पर्व पर हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण में जाते हैं तो सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए यह एक शुभ और प्रशस्त तिथि मानी जाती है कि इसके बाद मांगलिक कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। और मकर संक्रांति कल व्यतीत हुई है। मैं आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रथम और तृतीय लहर के दौरान हमारे ग्राम प्रधानों ने एएनएम, आशा वर्कर, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के जो सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर के दौरान स्वाभाविक रूप से हमारा कुछ दायित्व बनेगा। जब 1 महीने पहले मैंने आप सभी को लखनऊ में आमंत्रित किया था तो उसके पीछे का मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। देखिए, मैं पहले से इस बात को मानता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की आधार कोई है तो हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होंगी,
जितने आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी, उतना ही हम जनपद को और प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। और उसी स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में अगर प्रदेश स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर विकास की धुरी का केंद्र बिंदु राज्य सरकार का सचिवालय, केंद्र सरकार का सचिवालय होता है, तो ग्राम पंचायत भी विकास की नींव है। तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए भी ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण होना चाहिए। और ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण के माध्यम से हम लोगों ने सभी प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में एक एक ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी ग्राम पंचायतों में सचिवालय के कार्य पूरे हो गए हैं। उसमें साज सज्जा की व्यवस्था, उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था वर्तमान में की जा रही है। इसके पीछे का ध्येय एक ही है कि इसका लाभ गांव के लोगों को मिले और हमारे गांव भी स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर हो सके। इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों के चयन, उनके प्रशिक्षण और उनकी तैनाती की कार्रवाई प्रारंभ की है। 56,266 पंचायत सहायक के लिए माह दिसंबर का उनका मानदेय यह हम लोग जनवरी माह में दे रहे हैं, जिन्हें 6,000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और वह पैसा उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 23,000 ग्राम पंचायतों में इस मानदेय का भुगतान हो भी चुका है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पंचायतों को वित्तीय रूप से, प्रशासनिक रूप से और तकनीकी रूप से सशक्त करने और उनके अधिकारों में, ग्राम प्रधान के अधिकारों में बढ़ोतरी करने, ग्राम पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी कार्रवाई की थी, जिसके लिए हमारे सभी ग्राम प्रधानगण लखनऊ में आए थे और जिसको उस समय उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ के कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। सपा के विधायक रहे ओम प्रकाश वर्मा भाजपा में शामिल, लखनऊ में ली पार्टी की सदस्यता। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से सपा के विधायक रहे ओम प्रकाश वर्मा ने रविवार को लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं प्रदेश के संगठन प्रभारी सुनील बंसल के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्राप्त छोटू भी शामिल हुए। पूर्व विधायक की माने तो पार्टी ने शिकोहाबाद विधानसभा चुनाव से तैयारी शुरू के लिए हरी झंडी दे दी है। सपा का गढ़ कहे जाने वाले फिरोजाबाद जिले में विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी एवं सिरसारगंज विधायक हरिओम यादव के भाजपा में जाने के बाद से सिकोहाबाद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन रविवार को उन्होंने लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा की निषाद वोट बैंक में पकड़ अच्छी मानी जाती है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए
9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।